हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। मेरा नाम है भारती और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की गणित। जो आज का टॉपिक है वो है प्रश्नावली 9.3। ठीक है, और इससे पहले की प्रश्नावली यानी कि 9.1 9.2 ऑलरेडी लगी हुई है। ठीक है, तो अब प्रश्नावली 9.3 में हमें कुछ फार्मूला जानना है। 2-3 फार्मूले ही है, इसमें ज्यादा फार्मूले नहीं है। तो मैं आपको सबसे पहले फार्मूला बता देती हूँ कि इसमें क्या फार्मूले हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर 2 ही फार्मूले हैं हमारे पास। पहला है एक बिंदु से रेखा की दूरी। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। एक लाइन से, ठीक है, अगर कोई बिंदु दे रखा हो वहां से उसकी दूरी कैसे निकालते हैं। तो यहाँ एक बिंदु अगर x1 y1 है, कोई पॉइंट है हमारे पास x1 y1 की रेखा, ठीक है, रेखा से ax प्लस by प्लस c बराबर 0 इस तरह की कोई रेखा दे रखी होगी, पर डाले गए लंब की लंबाई अगर d है, ठीक है, लंबाई को हम d से डिनोट करेंगे। तो d इक्वल्स टू फार्मूला क्या होगा, d इज इक्वल्स टू, ये मॉड ऑफ बना हुआ है, ठीक है, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में क्या होगा, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक फार्मूला तो ये है। अब इसका चित्र मैंने बनाया है, तो आप चित्र यहाँ पर समझ लीजिए क्योंकि चित्र समझना जरूरी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। जो ये रेखा है, ठीक है, ये रेखा का नाम ही रहेगा ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। जो ये रेखा है, यही रेखा जो है हमारी ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये तो रेखा हो गई। और कोई बिंदु यहाँ पर, ठीक है, कोई बिंदु जो है थोड़ी दूरी पर रहे होंगे। तो बिंदु हमने यहाँ पर P मान लिए, x1 y1 ये कोई बिंदु है, यहाँ x1 और ये y1 ये कोई बिंदु रहे होंगे। ठीक, अब यहाँ से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, ये जो लंब की लंबाई है ये क्या है, d है। और जब लंब है इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि लंब की लंबाई है, इसका मतलब ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा। यानी कि इस रेखा पर इस बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई d है और उसका फार्मूला ये है। ठीक, तो चलिए सेकंड देखते हैं क्या है। अब सेकंड में है दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अगर टू पैरेलल लाइंस, पैरेलल का मतलब समांतर रेखाएं, और समांतर रेखाएं सभी बच्चे जानते हैं कि किन्हीं दो रेखाओं को आगे बढ़ाने पर कभी कहीं नहीं मिलती हैं, वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक, तो समांतर रेखाएं होती हैं। अब यहाँ इसमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं हमें। जो पहला पॉइंट है वो क्या है, दो समांतर रेखाओं। अब इसमें तो अलग अलग समीकरण बन सकते हैं। एक समीकरण ये mx के रूप का होता है, ठीक है, y बराबर mx प्लस c इस रूप का होता है। अच्छा, यहाँ ये m और यहाँ पर भी ये m ही रहेगा। ओके, तो दो समांतर रेखाओं y बराबर mx प्लस c1 और y बराबर mx प्लस c2। देखिए m चेंज नहीं होगा, यहाँ c1 और c2 चेंज होते हैं क्योंकि समांतर रेखाएं हैं, इसलिए दोनों की प्रवणता ना सेम ही रहेगी, इस वजह से यहाँ पर m चेंज नहीं होगा। तो अगर इस रूप की कोई रेखा दे रखी है, कोई दो रेखाएं की समांतर रेखाएं, मतलब दो रेखाएं होंगी, तो समांतर रेखाएं अगर दे रखी हैं तो बीच की जो दूरी होगी, ठीक है, समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होगी वो ऐसे निकालेंगे, d इक्वल्स टू c1 माइनस c2। ये c1 है, ये c2 है, तो c1 माइनस c2 कर देंगे अपॉन में क्या, रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। और यहाँ क्या, मॉड लगाएंगे, मॉड यहाँ ऊपर लगा देंगे। अब मॉड का मतलब सभी बच्चे जानते हैं ना कि अगर कुछ भी यहाँ पर माइनस का आ रहा है, ठीक है, जैसे माइनस का 2 माइनस का 3, अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो मॉड होने के कारण वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मॉड लगाया जाता है। ठीक है, अब इसका सेकंड देखिए। सेकंड में क्या है, व्यापक रूप में दी गई समांतर रेखाएं अर्थात ax प्लस b प्लस c1, ठीक है, ax प्लस by प्लस c1 बराबर 0 तथा ax प्लस by प्लस c2 इक्वल्स टू 0 हो तो ये जो रेखाएं कहलाती हैं, ये व्यापक रूप में दी गई रेखाएं कहलाती हैं। व्यापक समीकरण कहलाता है हमारा। तो अगर इस रूप में रेखाएं हैं तो इनके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, देखिए तब भी फार्मूला यही रहेगा, बस यहाँ क्या इतना चेंज हो जाएगा, यहाँ पर क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। देखिए यहाँ तो सेम है, ये c1 है, यहाँ पर भी c2 है, तो c1 माइनस c2, यहाँ मॉड ऑफ लगाएंगे, सेम यही फार्मूला है, बस चेंज क्या होगा, यहाँ रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ क्या हो रहा था, 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। अच्छा, ये समांतर रेखाएं हैं तो ax प्लस by प्लस c1, सिर्फ ये c1 चेंज होगा और ये ax प्लस by प्लस c2 यहाँ चेंज नहीं होगा, दोनों में सिर्फ ये c1 और c2 ही चेंज होगा। ठीक है, तो ये हो गया फार्मूला। अब यहाँ आप चित्र समझ लीजिए। चित्र में क्या है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये दो समांतर रेखाएं। ठीक है, एक समांतर रेखा ये है और एक समांतर रेखा ये है, ये दो समांतर रेखाएं हैं। इस रेखा का नाम दिया गया है y बराबर m2x प्लस c2, ठीक है, ये, ठीक है, और इस रेखा का नाम दिया गया है ये क्या, y बराबर m1x प्लस c1। अब इन दोनों रेखाओं का नाम हम चाहें ये भी दे सकते हैं, एक रेखा का ये नाम दे दें और एक रेखा का ये नाम दे दें। इनके बीच की दूरी, ठीक है, दूरी जो हमें निकालनी है वो d, उसको d से डिनोट करेंगे और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, इतना सा चित्र था, समझना था आपको, बस आपको फार्मूले याद रखने। चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं, देखते एक्सरसाइज में क्या है। तो देखिए प्रश्नावली 9.3, इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित समीकरणों को ढाल अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए। इन्हें ढाल अंतःखंड रूप में रूपांतरित करना है, ठीक, और उनके ढाल तथा y अंतःखंड ज्ञात कीजिए। तो पहला ढाल ज्ञात करना है, दूसरा क्या, y अंतःखंड ज्ञात करना है।
इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला है x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 0, दूसरा है 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 और तीसरा है y इज इक्वल्स टू 0। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले पहला क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, इसको क्या करना है, ढाल अंताखंड के रूप में परिवर्तित करना है। इसका मतलब हमें क्या, हमें y बराबर mx प्लस c, ठीक है, y बराबर mx प्लस c के रूप में इसको परिवर्तित करना है। उसी को हम लोग कहते हैं ढाल अंताखंड रूप। तो कैसे करेंगे, यहाँ जो 7y है अभी ऐसे लिखा रहेगा, जो x वाले टर्म है इनको इस तरफ ले जाएंगे, तो ये x काहे का हो जाएगा, माइनस का, और ये 0 अभी ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। यहाँ से 7 भी हमें हटाना है, तो क्या करेंगे, जब 7 यहाँ से हटेगा तो कहाँ आएगा, x के अपॉन में आ जाएगा, प्लस 0 के अपॉन में आ जाएगा। ये यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा। ये माइनस लगा है, माइनस ऐसे ही लगा रहेगा, ठीक है। तो y बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1/7x, और यहाँ पर क्या 0/7 का मतलब 0 ही रहेगा, ठीक। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया ढाल अंताखंड रूप, ठीक है। ये हमारा क्या है, ढाल अंताखंड रूप, यानी कि प्रवणता का रूप ऐसे कह सकते हैं। तो इसको बोलते हैं ढाल अंतःखंड रूप, ठीक है। ये तो ये हो गया। और हमें क्या बोला था, हमें बोला था कि उनके ढाल तथा प्रवणता ज्ञात कीजिए, ठीक है। उनके ढाल, तो ढाल का मतलब है ये, ठीक है। अब इसको कैसे, y बराबर mx प्लस c से तुलना करने पर, इसकी तुलना किससे करेंगे, y बराबर mx प्लस c से तुलना करने पर, तो जब तुलना करेंगे तो यहाँ m है और यहाँ m की जगह क्या लिखा है, -1/7। तो हमारी प्रवणता क्या आ जाएगी, प्रवणता का मतलब ही होता है ढाल। तो आप चाहे प्रवणता लिखें या ढाल लिखें, वो एक ही बात है। तो प्रवणता m बराबर क्या आ जाएगा, -1/7। एक आंसर तो ये हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये समीकरण वाला आंसर होगा आपका, एक आंसर तो ये दिया होगा क्योंकि हमें ढाल अंतःखंड रूप पूछा था, तो एक आंसर तो ये होगा। दूसरा, प्रवणता जो ढाल है वो m बराबर -1/7, एक आंसर ये आएगा। और क्या बोला था कि y अंतःखंड ज्ञात कीजिए, ठीक। तो y अंतःखंड, अब यहाँ लिखेंगे y अंतःखंड, और y अंतःखंड का मतलब जो ये हमारा c होता है, ठीक है। c बराबर हमारा क्या है, 0, तो यहाँ क्या c बराबर 0, बस ये आंसर हमारे पास हो जाएगा, ओके। ये हमारा आंसर, ये 2 आंसर रहेंगे, ठीक है, ये 2 आंसर रहेंगे और एक आंसर हमारा ये रहेगा। मैं इसको भी ऐसे ब्रैकेट के अंदर कर देती हूँ, एक आंसर ये रहेगा, ओके। चलिए इसी का सेकंड कर लेते हैं। अब देखिए सेकंड में हमारे पास क्या दे रखा है, सेकंड हमको दिया है 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये हमको दे रखा है, ओके। तो यहाँ से भी हमें y की वैल्यू निकालना है। इसका मतलब जो भी टर्म है, ये वाला टर्म और ये टर्म सब इस तरफ चले जाएंगे, ठीक है, 0 के इस तरफ। तो यहाँ से 3y इज इक्वल्स टू, पहले 6 को वहां ले जाएंगे तो माइनस का 6x, और ये जो 5 है 5 को यहाँ ले जाएंगे तो क्या प्लस का 5, और जो ये 0 है 0 ऐसे ही लिखा रहेगा, या फिर यूं कह सकते हैं कि 0 में अगर 5 जोड़ देंगे तो वो 5 ही आ जाएगा। तो यहाँ से 0 वाला टर्म हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 3y इज इक्वल्स टू -6x प्लस 5। अब ये 3 भी यहाँ से हटाना है, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू -6/3, ये जो 3 है अपॉन में आएगा यहाँ पर, ये 5 के अपॉन में भी आएगा, ओके। 3 यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा, इसको कट कर देंगे तो यहाँ हो गया -2, यानी y बराबर -2x प्लस 5/3। तो एक आंसर तो हमारा ये आएगा, जो हमारा ढाल अंतःखंड रूप है, एक आंसर तो हमारा ये आ जाएगा। दूसरा हमें क्या पूछा था, प्रवणता पूछा था। तो देखिए प्रवणता यहाँ से m क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि ये जो है हमारा m होता है, तो प्रवणता हो जाएगी -2, और c क्या है, c है 5/3। बस ये आंसर हमारा एक और आंसर हो जाएगा। तो चाहे तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि ये प्रवणता है, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे y अंतःखंड है, y अंतःखंड। तो इतना काफी है, ठीक है। तो चलिए इसी का एक थर्ड क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसी का थर्ड क्वेश्चन और हमें दे रखा था, हमें दिया था y बराबर 0, ठीक है, y बराबर 0 दे रखा है। अब यहाँ समझिए y बराबर 0 है, इसका मतलब यहाँ पर x वाला कोई टर्म है ही नहीं, तो x वाला टर्म हम 0 मान के लिखेंगे, 0x प्लस 0 ऐसे लिख देंगे। जब 0x प्लस 0 लिखेंगे तो ये हमारा बन गया, क्या बन गया, ढाल अंतःखंड रूप, ये बन जाएगा। और यहाँ पर जो m प्रवणता रहेगी हमारी, ठीक है, जो प्रवणता रहेगी m बराबर वो क्या, 0, ये प्रवणता 0 रहेगी, और यहाँ c बराबर ये हमारा 0, तो ये भी 0 रहेगा, और ये हमारा आंसर आ गया। और ये क्या था हमारा, y अंतःखंड, ओके। तो ये हमारा कुल मिला के एक तो ये आंसर है और एक ये आंसर है, ओके, कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित समीकरणों को अंतःखंड रूप में परिवर्तित कीजिए। ये जो क्वेश्चन था पहला, उसमें ढाल अंतःखंड रूप में परिवर्तित करना था, इसका मतलब y बराबर mx प्लस c के रूप में लिखना था। यहाँ पर क्या अंतःखंड रूप में परिवर्तित करना है, मतलब x अपॉन a प्लस y अपॉन v इक्वल्स टू 1, इस रूप में परिवर्तित करना है, ठीक। और क्या, और अक्षों पर इनके द्वारा काटे गए अंतःखंड ज्ञात कीजिए। तो x अक्ष पर क्या अंतःखंड आएगा और y अक्ष पर क्या अंतःखंड आएगा वो भी लिखना है, ठीक। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0,
दूसरा है 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6 और तीसरा है 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या है 3x प्लस 2y। अब जो ये माइनस का 12 है इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। अब क्या करेंगे, जो ये 12 लिखा हुआ है ना 12 से डिवाइड कर देंगे, पूरी इक्वेशन को 12 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12 और यहाँ पर भी 12 और यहाँ से लिख देंगे कि 12 से भाग करने पर ठीक है। पहले क्या किया, पहले 12 को यहाँ ले गए तो ये पॉजिटिव बन गया। अब पूरी समीकरण को 12 से भाग कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 12 से ही भाग क्यों किया, क्योंकि यहाँ 12 था, 12 से भाग करेंगे तभी तो यहाँ पर 1 बनेगा, इसलिए यहाँ पर 12 से भाग कर दिया। इसको कट करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12 और यहाँ से 2 एकम 2, 2 छंग 12। ठीक है, तो यहाँ से x/4 प्लस यहाँ y/6 इज इक्वल्स टू, और यहाँ से आपस में कट होके 1 आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास आ गया क्या, अंतःखंड रूप। ठीक है, तो ये हो गया अंतःखंड रूप। तो एक आंसर तो हमारा ये आएगा, ये है अंतःखंड रूप, तो एक आंसर तो ये रहेगा। और हमें पूछा है कि इनके अक्षों पर कटे हुए अंतःखंड, यानी x अक्ष पर अंतःखंड 4 कट हो रहा है और y अक्ष पर अंतःखंड 6 कट हो रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे कि x अक्ष पर कटा अंतःखंड, x अक्ष पर कटा अंतःखंड क्या रहेगा, ये 4 रहेगा। और यहाँ क्या, y अक्ष पर कटा अंतःखंड क्या रहेगा, ये 6 रहेगा। तो एक आंसर ये रहेगा और 2 आंसर हमारे ये रहेंगे। ठीक, अब ये कंप्लीट हो गया। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड भी करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे, यहाँ पर 6 पहले से ही पक्षांतर है। ठीक है, पहले से ही इस तरफ है, तो क्या करेंगे कि जो समीकरण है उसमें 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6, और लिखेंगे कि 6 से भाग करने पर, 6 से भाग करने पर। ठीक, अब जब 6 से भाग करेंगे तो ये आपस में कैंसिल होके 1 आ जाएगा। ठीक है, इनको आपस में कैंसिल कर देंगे, 1 आ जाएगा। यहाँ से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इनको आपस में कट करते हैं तो यहाँ 2 और यहाँ 3, ये इतना ही कट हो पाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, x/3। और जो ये 2 है ना, जैसा एक बार 2 हम यहाँ लिख देते हैं, एक बार तो 2 यहाँ लिखते हैं, उसके बाद में 2 यहाँ से हटाना है, क्योंकि यहाँ जो x और y ये होते हैं ना, इनके पास कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए, कोई भी अचर पद होना नहीं चाहिए, सिंगल टर्म में होने चाहिए x और y। अब यहाँ से क्या, यहाँ y, यहाँ तो 1 है, 1 तो हट जाएगा, यहाँ क्या बचा 2। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा 2 और यहाँ से क्या ये 1 रहेगा। अब यहाँ माइनस है तो हमें माइनस भी यहाँ से हटाना है। ठीक है, माइनस भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो हमारे पास समीकरण होती है वो पॉजिटिव होती है, प्लस में होती है, तो यहाँ से माइनस भी हटाना है। अब ये 2 हटाएंगे तो 2 कहाँ जाएगा, ये जो 2 है 3 के अपॉन में जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, ये ऐसे लिखेंगे। ये माइनस यहाँ से हटाएंगे तो ये माइनस इसके -2 के पास जाएगा। ठीक है, 2 के पास जाएगा तो ये 2 जो है माइनस का बन जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ y अपॉन ये माइनस का 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1। ठीक, अब यहाँ से क्या, ये तो हमारी बन गई समीकरण, यानी कि जो हमें वो अंतःखंड रूप पूछा था, तो ये है हमारा एक आंसर। ये क्या है हमारा अंतःखंड रूप, तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया। अब इसमें 2 आंसर और निकालने हैं, क्या कि x अक्ष पर कटा अंतःखंड, तो x अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड ये क्या 3/2, तो यहाँ लिखेंगे 3/2, एक आंसर ये हो जाएगा। और दूसरा आंसर क्या, अगर y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड लिखना हो तो यहाँ क्या, y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड कितना है, ये -2, तो यहाँ -2, ये -2 और ये 3/2, बस एक आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक ये और एक ये, 3 आंसर हो गए। अच्छा, अब इसका थर्ड पार्ट और लगाते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें दे रखी है समीकरण 3y + 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमें ये समीकरण दे रखी है। अब यहाँ ये समझिए, यहाँ x वाला टर्म हमको नहीं दिया है, तो x वाला टर्म हमें क्या लेना है, 0 मानना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या 0 × x, ठीक 0 × x ले लेंगे, प्लस 3y इज इक्वल टू, ये 2 ना उस तरफ ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, 2 को इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब यहाँ -2 से ही भाग करना है पूरी समीकरण को, क्या -2 से भाग करने पर पूरी समीकरण को -2 से भाग कर रहे हैं। अब क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ से 0/-2x प्लस यहाँ से क्या 3/-2, ठीक है, यहाँ से y, और यहाँ से क्या हो जाएगा -2/-2, तो अब ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस, यहाँ तो 1 आ जाएगा, यहाँ तो ठीक चल रहा है। यहाँ से अब 0/2 का मतलब 0 हो जाता है, तो यहाँ पर तो अपना हम 0 ही ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पूरा अपना 0 लेना है हमें। अब यहाँ से क्या, यहाँ से 3/2, ठीक है 3/2, तो जो ये 2 है, 2 तो यहाँ लिखा रहेगा लेकिन 3 अपॉन में जाएगा, तो यहाँ से क्या -2/3,
ठीक है, 3/2 को अपॉन में ले जाकर के 2/3 जो भी यहाँ टर्म होगा वो इसके अपॉन में जाएगा, तो यहाँ से माइनस का 2/3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1। कुछ ऐसी समीकरण बनके हमारे पास आ रही है, तो एक आंसर तो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, एक आंसर तो हमारा ये रहेगा। अब हमें क्या कि एक्स अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड और वाई अक्ष पर लिखना है, तो क्या लिखेंगे कि एक्स अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड, ठीक है, कटा हुआ लिखते एक ही बात है, तो कटा अंतःखंड क्या रहेगा, यहाँ 0 रहेगा, और यहाँ वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड क्या रहेगा, माइनस का 2/3। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स अक्ष पर अंतःखंड कट नहीं हो रहा, नहीं हो सकता। ठीक है, कि एक्स अक्ष पर कोई भी अंतःखंड कट नहीं हो सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो गया, अंतःखंड रूप, अंतःखंड रूप। ठीक, तो ये कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिंदु -1, 1 की रेखा 12x+6 यहाँ 5y-2 से दूरी ज्ञात कीजिए। इस रेखा से इसकी दूरी ज्ञात करना है। ये जो पॉइंट है ये x1 y1 है, और इस समीकरण को थोड़ा और सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब ax + by + c के रूप में बनाएंगे। फिर उसके बाद दूरी वाला फार्मूला यानी कि d वाला फार्मूला इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पर जो ये बिंदु दे रखे हैं, ये पहली बात तो x1 y1 दे रखा है हमको। ठीक है, x1 y1 क्या है, -1 और 1, ये तो बिंदु दे रखे हैं। अब जो ये रेखा है इसको थोड़ा ठीक करके लिखेंगे। तो जो ये रेखा है इसको कैसे लिखना है, यहाँ 12 की 6 से गुणा तो 12 की x से तो 12x, और 12 की 6 से तो 72, यहाँ 5 का y से तो 5y, और यहाँ माइनस का 10, कुछ इतना आ रहा है। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से 12x, ये 5y को यहाँ ले आएंगे तो माइनस का 5y हो जाएगा, और 72 यहीं लिखा रहेगा, 10 को यहाँ ले आएंगे तो प्लस का 10 हो जाएगा, बराबर में क्या 0 आ जाएगा। अब यहाँ से 12x - 5y + 82 = 0। अब इस समीकरण की ना व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे, तो यहाँ व्यापक समीकरण लिखेंगे। व्यापक समीकरण क्या होती है, ax + by + c = 0, ये होती है व्यापक समीकरण हमारी। ये इक्वेशन नंबर 2 डाल लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तो इनकी तुलना कर रहे हैं, इनका इन दोनों का हम कंपेयर कर रहे हैं। तो a की वैल्यू क्या रहेगी, 12। भाई यहाँ 12x है, यहाँ ax है, यानी a की वैल्यू 12। इस प्रकार क्या, b की वैल्यू -5, तो b की वैल्यू क्या रहेगी, -5, एंड c की वैल्यू क्या रहेगी, 82। तो a b एंड c की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी। अब दूरी वाला फार्मूला लगा देंगे, तो दूरी वाला फार्मूला क्या रहेगा, d बराबर, फार्मूला क्या होता है, mod ऑफ ax1 + by1 + c। ठीक है, यहाँ mod ऑफ बंद कर देंगे, और अपॉन में क्या होता है, a² + b²। तो इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब देखिए यहाँ से, अब इसमें मान रखेंगे, तो d बराबर, देखिए ax1, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 12 है। ठीक है, ax1, a की वैल्यू क्या रहेगी, 12, तो यहाँ 12 लिखेंगे, गुणे, और x1 हमारे पास क्या, ये जो x1 लिखा है, तो x1 हमारे पास क्या रहेगा, ये -1, तो यहाँ क्या लिखेंगे, -1 + b, और b के लिए क्या, -5, तो यहाँ -5 गुणे, और y1 के लिए कितना, 1 लिखेंगे, तो यहाँ 1 लिख देंगे, और प्लस c, और c की वैल्यू क्या, 82, यहाँ 82 लिखेंगे, और ये मॉड ऑफ है। ठीक, अब अपॉन में क्या हमारे पास, रूट ऑफ a² + b²। ठीक, तो a² का मतलब क्या, कि 12 का स्क्वायर प्लस b², और b² का मतलब क्या, -5 का स्क्वायर। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, 12 की 1 से गुणा तो -12, और यहाँ 5 की 1 से तो -5 + 82, यहाँ मॉड ऑफ बना देंगे, और यहाँ से क्या, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, और यहाँ माइनस है तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ तो माइनस तो खत्म हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब यहाँ इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो -17, और यहाँ 82। ठीक है, ये मॉड ऑफ बना रहेगा, और यहाँ से इन दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169, ये रूट ऑफ है। तो d = अब इसको आपस में घटा देंगे, तो इनको जब आपस में घटाएंगे तो हमारा आएगा यहाँ से 5, और यहाँ से आएगा 6, 65 आएगा, और यहाँ 169 का जब रूट ऑफ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 13, और ये मॉड ऑफ था। अब मॉड ऑफ से जब बाहर निकालेंगे तो ये 65 ही रहेगा। अगर यहाँ प्लस होता तो भी प्लस ही रहेगा, माइनस होता तो भी प्लस ही हो जाता है। यहाँ पर 13, इसको कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, तो जो आंसर आएगा डी का, डी बराबर क्या आ जाएगा, 5 इकाई। ठीक है, इकाई और डाल देंगे, क्योंकि यहाँ कोई सेंटीमीटर या मीटर तो हमको दे नहीं रखा, इस वजह से इकाई यहाँ पर लिख देते हैं, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्स अक्ष पर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो एक्स अक्ष पर पॉइंट्स ज्ञात करने हैं जिनकी रेखा x/3 + y/4 = 1 से दूरियां 4 इकाई हैं। तो हमें एक्स अक्ष से दूरी 4 इकाई दे रखी है,
और एक्स अक्ष पर बिंदु लेने हैं, तो एक्स अक्ष पर बिंदु जो हम लेंगे वो a,0 लेंगे, क्योंकि एक्स अक्ष के लिए y 0 होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस के लिए y हमेशा 0 होता है। तो एक्स अक्ष पर जो हमें पॉइंट लेने होंगे वो क्या लेंगे, x, 0 या फिर a,0 ऐसे भी ले सकते हैं। और रेखा हमको दे रखी है, तो सबसे पहले यहाँ से दूरी निकालेंगे, दूरी वाले फार्मूले से दूरी निकालेंगे। ठीक, तो सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ये हमें रेखा दे रखी है, इसको ना ax + by + c के रूप में परिवर्तित करेंगे। तो कैसे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 12, और 4 की मल्टीप्लाई यहाँ 4x + 3 की मल्टीप्लाई y से 3y = 1, कुछ ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ से 4x + 3y = 12, ठीक है। अब 12 को ना इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से 4x + 3y - 12 = 0, कुछ इतना बन रहा है हमारे पास। अब इसका ना कंपेयर करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो व्यापक समीकरण, तो व्यापक समीकरण क्या है हमारी, ax + by + c = 0, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो 1 व 2 से, ठीक है, 1 व 2 से तुलना करने पर, 1 व 2 से नहीं, 1 की, ठीक है, 1 की 2 से तुलना, ऐसे लिखना था, 1 की 2 से तुलना करने पर तो a का मान तो आ जाएगा 4, यहाँ ax है, यहाँ 4x है, यहाँ ax है, मतलब a की वैल्यू रहेगी 4। अब b की वैल्यू क्या रहेगी 3, तो b के लिए हो गया 3 एंड c के लिए हो गया ये -12। तो a b c की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली। अब हमारे पास जो बिंदु हैं, ठीक है, हमें पता है कि x अक्ष पर जो हमें बिंदु लेने हैं, तो x अक्ष के लिए y 0 होता है, यानी कि x अक्ष पर जो बिंदु लेंगे वो क्या लेंगे a,0, हम a,0 मान लेते हैं क्योंकि y 0 होता है, और ये हमारे x1 y1 रहेंगे, ठीक है, ये x1 रहेगा और ये वाला क्या 0 पर क्या रहेगा हमारा y1 रहेगा। अब यहाँ से दूरी वाला फार्मूला लगाएंगे, तो फिर दूरी d बराबर, अब दूरी d बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा दूरी हमें पहले दे रखी है, ठीक है, हमें ये बोला था कि x अक्ष से जो दूरियां हैं, ठीक है, दूरियां हमको क्या दे रखी थी 4 इकाई, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है, 4 इकाई हमको दे रखा है पहले से ही, यानी कि d का मान हमको दे रखा है, ठीक है, d का मान क्या दिया हुआ है यहाँ पर 4 इकाई, तो d की जगह तो हमें 4 लिखना है। यहाँ से फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला क्या अपना ax1 + by1 + c, और अपॉन में ये मॉड ऑफ रहेगा, और यहाँ अपॉन में क्या √a² + d², ठीक। अब यहाँ d की वैल्यू तो 4 हमने पुट कर ली, यहाँ a के लिए क्या ये 4 रहेगा, और x1 देखिए x1 के लिए ये a रहेगा, ये वाला a है, ये x1 के लिए, तो यहाँ पर a लिखेंगे। d के लिए ये 3 रहेगा, और y1 के लिए ये 0 रहेगा, तो मल्टीप्लाई 0 + c के लिए क्या रहेगा ये -12, ठीक है, और अपॉन में क्या a² + b², a के लिए 4 तो यहाँ 4 का स्क्वायर, और b के लिए 3 तो यहाँ से 3 का स्क्वायर, कुछ इतना बन रहा है हमारे पास। अब यहाँ से 4 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, 4 की a से तो 4a, ये वाला पोर्शन 0 बन जाएगा, तो उसको हटा देंगे। ये वाला पोर्शन -12, ठीक है, माइनस का 12 जब प्लस से मल्टीप्लाई करेगा तो -12 हो जाएगा, और बटे में यहाँ से कितना आ जाएगा 4 चौके 16, यहाँ 16 और यहाँ 9, ये मिलाकर 25 हो जाएंगे, और 25 का √5 होता है, ठीक है, यहाँ मिलाकर 25 हो रहा है, 25 का √5 होता है, तो यहाँ डायरेक्टली हम 5 लिख देंगे। और यहाँ अच्छा मॉड चल रहा था, मैंने शायद मॉड नहीं लगाया, ओके, यहाँ से भी अभी मॉड चल रहा है, मॉड अभी हटा नहीं है। यहाँ से क्या 4a - 12 ये मॉड चल रहा है, और बटे में क्या रहेगा यहाँ पर 5, ठीक, यहाँ पर 5 आ गया, क्योंकि यहाँ 25 होएगा, 25 का √5। अब ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ से 20 प्लस, ठीक है, 20 बराबर यहाँ 4a - 12, और यहाँ मॉड लगा रहेगा। अब ये मॉड हटाएंगे, ठीक है, अब यहाँ से मॉड हटेगा, तो यहाँ देखिए मॉड कैसे हटेगा, जब ये मॉड हटाएंगे तो होगा क्या, यहाँ से तो 20 लिखा रहेगा, तो 20 बराबर 4a - 12, एक बार प्लस का आएगा, एक बार माइनस आएगा। मॉड हटाने का मतलब है यहाँ प्लस की वैल्यू भी आएगी और माइनस की वैल्यू भी आएगी, तो यहाँ से 2 कंडीशन बनेगी। तो केस फर्स्ट बनेगा, केस फर्स्ट में क्या होगा, एक बार प्लस के साथ लेंगे, यानी कि केस फर्स्ट की बात करें तो 4a - 12, ठीक है, एक बार तो ये हमें प्लस का लेना है, और बराबर में क्या यहाँ पर 20 लेना है, 20 लेना है, ठीक, केस फर्स्ट ये चलेगा। तो यहाँ से क्या, यहाँ से देखिए कि 4a = 20, और ये जो 12 है वहां जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। अब यहाँ से 4a = ये आपस में कितने हो गए 32, तो a = 32/4, इसको कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8, ठीक है, 4 8 जा 32, यहाँ से 8 आ रहा है। तो एक आंसर तो इससे बनेगा, आंसर मैं दोनों लास्ट में लिखूंगी, एक आंसर तो इससे बन जाएगा, या फिर यहीं पर लिख देते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि x, यहाँ x अक्ष से, एक्स अक्ष से नहीं, एक्स अक्ष पर, ठीक है, एक्स अक्ष पर बिंदु, एक्स अक्ष पर क्या बिंदु आएंगे यहाँ से a,0, तो a का मतलब क्या है ये 8 और (0), तो एक आंसर तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है, एक आंसर तो हमारा ये आ जाएगा। अब केस सेकंड रहेगा, तो केस सेकंड इसमें क्या बनेगा हमारे पास, केस सेकंड में देखिए यहाँ पर जो ये 4a - 12 है,
एक बार माइनस का लेना है, यहाँ हमने प्लस का लिया था, यहाँ हमें माइनस का लेना है, तो माइनस का 4a माइनस 12 और ये ब्रैकेट के अंदर है ऐसे, ठीक है, माइनस का 4a माइनस 12 और जो ये 20 है 20 ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक, यहाँ से दो केस बन रहे थे, आपको समझ में आया केस कैसे, एक बार प्लस के साथ लिया, एक बार ये माइनस के साथ लिया, ठीक, और 20 ऐसे ही लिखा रहेगा। तो अब यहाँ से जो ये माइनस है इसको 20 के पास ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 4a माइनस 12 इज इक्वल्स टू माइनस का 20, तो यहाँ से 4a इज इक्वल्स टू माइनस 20 और जो ये 12 है 12 को यहाँ ले जाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। अब 4a इज इक्वल्स टू इसको आपस में घटा देंगे तो हमारा माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस ये लगा हुआ माइनस का 8 आएगा, तो a बराबर माइनस का 8/4, इसको जब कट कर देंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा, यानी माइनस का 2, तो a बराबर क्या माइनस का 2। यहाँ से a की वैल्यू माइनस की 2 आ रही, तो यहाँ से जो बिंदु आएंगे वो क्या आएंगे कि x अक्ष पर बिंदु, यहाँ से बिंदु हमारे क्या बनेंगे a,0, यहाँ पर भी वही, क्योंकि हमने a,0 तो माना ही था, ठीक है, x अक्ष पर जो बिंदु हमने माने थे a,0 माने थे, बस इसी में हमें वैल्यू रखनी है। तो क्या यहाँ से भी a,0 और यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है माइनस की 2 और 0, तो यहाँ पर 0 लिखा रहेगा। एक आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, एक आंसर हमारा ये आएगा और एक आंसर हमारा ये आ जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 करते। क्वेश्चन नंबर 5 है समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें और ये सेकंड, दो क्वेश्चन दे रखे हैं, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बताना है। तो समांतर रेखाओं में ए बी दोनों इक्वल रहते हैं, समान रहते हैं, तो यहाँ ए और ये बी दोनों में ही 15 है और 8 है, लेकिन सी अलग अलग होता है, यहाँ पर C1 माइनस का 34 है और यहाँ जो C2 है वो 31 है। ठीक, तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला लगाएंगे यहाँ। देखिए क्वेश्चन यहाँ मैंने नोट डाउन कर लिया है, अब इसका ना कंपेयर करेंगे, और कंपेयर किससे करेंगे, देखिए ax प्लस by प्लस C1, ठीक है, बराबर 0, इसकी तुलना इससे करेंगे और इसकी तुलना किससे करेंगे ax प्लस by प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2, इसको समीकरण 3 और इसको समीकरण 4, तो 1 की तुलना करेंगे 3 से और 2 की तुलना करेंगे 4 से, तो 1 व 3 की, ठीक है, तथा सेकंड व फोर्थ की तुलना करने पर, ठीक, तो इसका कंपेयर करेंगे। अब तुलना करने से a की वैल्यू 15, तो a की 15 लिखेंगे, b की क्या 8, तो b के लिए 8 लिखेंगे। अरे यहाँ पर भी a की 15 और b की 8 तो नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे क्योंकि दोनों सेम है, समांतर रेखाओं के होने की वजह से जो दोनों मान है वो सेम आते हैं, c की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो यहाँ से जो C1 है, अब C1 की वैल्यू क्या माइनस का 34 और यहाँ C2 की वैल्यू क्या, C2 की वैल्यू 31, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमें फार्मूला लगाना है, तो क्या समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी d बराबर, और यहाँ फार्मूला क्या होगा C1 माइनस C2 और ये मॉड के अंदर रहता है, और अपॉन में क्या होगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा इसमें। अब इसमें मान रखना है, तो यहाँ से क्या d बराबर C1 माइनस C2, देखिए C1 हमारे पास क्या है माइनस का 34 माइनस C2 और C2 क्या है 31, तो यहाँ पर भी माइनस लगा देंगे। ठीक, ये मॉड के अंदर रहेगा, अपॉन में क्या रहेगा यहाँ से 15 का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर मतलब क्या ये 8 का स्क्वायर, तो ये a और b का स्क्वायर हो गया। अब ये 34 और 31 को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 65, ठीक है, यहाँ से 65 और ये माइनस का रहेगा ऐसे मॉड ऑफ 65 ऐसे कुछ, और यहाँ से क्या 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, ठीक, तो 15 का स्क्वायर 225 एंड 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। अब जब इनको आपस में जोड़ेंगे, ठीक है, इनको आपस में जोड़ेंगे, तो पहली बात तो ये मॉड से 65 को बाहर निकालते हैं, तो जो कि माइनस है ना वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ 65 हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, इनको आपस में जोड़ देंगे तो जोड़ के हमारा आएगा 289, ठीक है, क्योंकि 225 में 64 जोड़ेंगे 289 ही आता है, तो यहाँ से हुआ 65 और इसका रूट ऑफ होता है 17, तो ये इससे कट तो नहीं हो सकता, आई थिंक यही आंसर हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर रहेगा क्या कि 65/17 इकाई, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसी का एक सेकंड क्वेश्चन और है, अब ये पांचवें का सेकंड है, यहाँ LX प्लस वाई प्लस P, ठीक है, बराबर 0 और LX प्लस वाई माइनस R बराबर 0, इसमें भी क्या समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ही ज्ञात करना है, तो सेम जैसे हमने फर्स्ट लगाया था वैसे ही हमारा ये सेकंड भी लगने वाला है। तो यहाँ से क्या, अब इसको थोड़ा और पहले सॉल्व करेंगे, क्या LX करेंगे और यहाँ से LY, ठीक है, LX और यहाँ से LY प्लस यहाँ P बराबर 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, और यहाँ से क्या LX प्लस LY माइनस R इक्वल्स टू 0, इसको ना इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है।
और अब इसकी तुलना करेंगे, किससे तुलना करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन, ये वाई है प्लस सी वन बराबर 0। ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर ना थर्ड मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड। और यहाँ से क्या, यहाँ से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर इसको 4 मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या, 1 और 3 की तुलना करेंगे, 2 और 4 की तुलना करेंगे, तो वही जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था। ठीक है, इसी तरह सेकंड भी होना है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि 1 व थर्ड की, तो 1 और थर्ड की, तथा किसकी, सेकंड व फोर्थ की तुलना करने पर, तुलना करने पर अब इनकी तुलना करेंगे। तो कैसे, 1 और थर्ड की तुलना, यानी एल का, ए का मान एल रहेगा तो ए इज इक्वल्स टू एल, और बी का मान भी एल रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी सेम, ए का मान एल रहेगा, बी का मान एल रहेगा। तो एक ही बार लिखेंगे, C1 की वैल्यू क्या रहेगी, P, C1 की वैल्यू P रहेगी, और C2 की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस का R, ये C2, एक मिनट, मुझे यहाँ C2 लिखना था, C2 की वैल्यू क्या, माइनस का R रहेगी। ठीक, अब यहाँ पर अपना दूरी वाला फार्मूला लगा देंगे। तो क्या, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर डी। ठीक है, डी से करते हैं, तो यहाँ से क्या, C1 माइनस C2, ठीक है, और अपॉन में क्या, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ ये मॉड ऑफ बी होता है। ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं डी बराबर, अब यहाँ C1 माइनस C2, तो यहाँ से क्या, C1 की जगह पर क्या P लिखना है, माइनस C2 की जगह R, ये माइनस का है, यहाँ पर भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब एल का स्क्वायर, और बी स्क्वायर का मतलब भी एल का स्क्वायर, तो यहाँ से पी प्लस आर। ठीक है, और अपॉन में क्या, एल स्क्वायर मिला करके 2l स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक, अब इसको जब रूट ऑफ से बाहर निकालेंगे, ये पी प्लस आर तो ऐसे ही लिखा रहेगा, इसको जब रूट ऑफ से बाहर निकालेंगे तो एल सिर्फ बाहर निकलेगा और रूट 2 ऐसे ही लिखा रहेगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, जो ये रूट 2 है ना, इसको लिखेंगे 1/√2, और मॉड लगा के p प्लस आर, और ये l जो रह गया इसको भी मॉड के अंदर ही कर देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, और यहाँ पर इकाई और डाल देंगे। ठीक, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेखा 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 के समांतर और बिंदु -2, 3 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसके समांतर हो और इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा, अब होकर जाने वाली रेखा का समीकरण मैंने पिछले वाले जो एक्सरसाइज है उसमें आपको बताया था। ठीक है, क्या फार्मूला होता है हमारे पास, y माइनस y0 इज इक्वल्स टू mx माइनस x0 होता है। तो हमें m प्रवणता चाहिए होगी, यानी कि जो ये हमें समीकरण दे रखी है ना, इसको पहले ढाल अंतःखंड के रूप में परिवर्तित करेंगे, प्रवणता के रूप में परिवर्तित करेंगे इस समीकरण को। ठीक है, तो यहाँ से m की वैल्यू निकल आएगी, ये x0 y0 हमको दे रखे हैं, तो अपना फार्मूला फिर यहाँ पर लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ से क्या, अब हम लिखेंगे रेखा का समीकरण जो हमें दे रखा है, तो रेखा का समीकरण, और रेखा का समीकरण हमें क्या दिया है, 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको क्या, ढाल अंतःखंड के रूप में परिवर्तित करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था वैसे ही। ठीक, तो कैसे, 4y तो यही रहेगा इज इक्वल्स टू, ये 3x को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 3x, 2 को भी वहां ले जाएंगे तो माइनस का 2। अब यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो सारे माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या, 4y इज इक्वल्स टू, यहाँ 3x प्लस 2, सारे माइनस एक साथ कैंसिल हो गए, ये जो 4 है यहाँ से 4 भी हटा देंगे, तो y इज इक्वल्स टू 3/4x प्लस 2/4। ठीक है, 4 यहाँ से हटेगा तो यहाँ भी जाएगा अपॉन में और यहाँ पर भी जाएगा अपॉन में, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, 3/4x प्लस 1/2, ये समीकरण बनी, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, अब इसकी तुलना हमें किससे करनी है, देखिए y बराबर mx प्लस c, जो हमारा ढाल अंतःखंड रूप होता है, इससे तुलना करनी है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना से कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ से जो m है, m की वैल्यू क्या रहेगी, 3/4, तो क्या, यहाँ से m प्रवणता लिख लेते हैं कि प्रवणता m बराबर 3/4। ठीक है, ये हमारे पास प्रवणता निकल के आ गई। हमारे पास प्रवणता है, हमें बिंदु दे रखे हैं। ठीक है, बिंदु ये हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं, क्वेश्चन में हमें ये पहले से ही बिंदु पता है, क्या कि x0, ठीक है, x0 y0, ये हमारे पास क्या दे रखा है, -2,3, ये हमारे पास बिंदु पहले से ही दे रखे हैं। तो हम फार्मूला लगाएंगे क्या, अब यहाँ देखिए मैं इस तरफ लगा देती हूँ, यहाँ से हमारे पास क्या रहेगा कि प्रवणता क्या 3/4 तथा -2,3 से होकर जाने वाली
रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, समीकरण हमारा क्या होता है, y माइनस वाई जीरो इज इक्वल्स टू m और यहाँ से x माइनस एक्स जीरो ये लिखते हैं। ठीक, तो इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। तब कैसे, यहाँ से y माइनस वाई जीरो और ये क्या है, ये y जीरो है यानी कि 3 क्या है, y जीरो, और यहाँ से m की वैल्यू क्या है 3/4 और यहाँ से x माइनस एक्स जीरो और x जीरो हमारा माइनस का 2 है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 2। अब 4 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी तो जो 4 की मल्टीप्लाई y से करेंगे तो 4y, 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो माइनस का 12। अब 3 की मल्टीप्लाई x से होगी तो 3x और 3 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी तो 6 हो जाएगा। अब जो ये 3x है इसको इस तरफ ले आते हैं तो माइनस का 3x हो जाएगा, 4y ऐसे ही लिखा रहने देते हैं और जो ये हमारा 6 है तो 6 यही लिखा रहने देते हैं, 12 को ना इस तरफ ले आते हैं तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से क्या 3x, अब यहाँ से ये माइनस हटाते हैं तो जब ये माइनस हटाएंगे तो जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएंगे और जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, ये कहने का मतलब था। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा निगेटिव और ये पूरा का पूरा, ठीक है भाई, पूरा जोड़ के 18 हो रहा है, 18 बन जाएगा, लेकिन किस चीज का, निगेटिव का बनेगा ये। तो 18 को हम इस तरफ ले आ सकते हैं तो कैसे 3x माइनस 4y प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। तो ये कुछ हमारे पास इतना आंसर आ रहा है। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, रेखा x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 पर लंब और x अंतःखंड 3 वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी x अक्ष पर अगर 3 का अंतःखंड कट हो रहा है तो y इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि x एक्सिस के लिए y हमेशा 0 रहता है। तो यहाँ जो हमें बिंदु मिलेंगे, ठीक है, जो x0 y0 बिंदु मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, 3,0 मिलेगा। यहाँ से जो ये रेखा हमको दे रखी है यहाँ से प्रवणता निकालेंगे, लेकिन प्रवणता किसकी निकालेंगे, प्रवणता निकालेंगे लंब की प्रवणता। ठीक है, लंब की प्रवणता क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर लंब रेखा का समीकरण ही हमको बनाना है। ठीक, फिर प्रवणता वाला फार्मूला लगाएंगे, लंब रेखा की प्रवणता वाला फार्मूला लगाएंगे। तो जो हमको दे रखा है, सबसे पहले रेखा का समीकरण जो हमको दे रखा है वो लिखेंगे। तो रेखा का समीकरण, और रेखा का समीकरण हमें क्या दे रखा है, x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ये हमको दे रखा है। अब यहाँ से ना इसको y बराबर mx प्लस c के रूप में परिवर्तित करेंगे तो यहाँ से माइनस का 7y इज इक्वल्स टू, ये वहां ले जाएंगे तो माइनस का x, इसको तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5। अब जब माइनस हटाने होंगे तो सारे माइनस एक साथ हट जाएंगे, सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ से ये सारे पॉजिटिव हो गए हमारे पास। अब y बराबर ये 7 अपॉन में जाएगा तो यहाँ 1/7x और यहाँ से क्या 5/7 कुछ इतना आ रहा है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ से हमारे पास जो समीकरण है, ठीक है, y बराबर mx प्लस c, ये व्यापक समीकरण है। तो समीकरण की तुलना करेंगे, यहाँ चाहे लिख दे कि ये व्यापक समीकरण, ये हमारा व्यापक समीकरण है। तो यहाँ से क्या 1 व 2 की तुलना से कंपेयर कर रहे हैं तो m का मान जो आएगा वो क्या आएगा, 1/7 आ जाएगा। ठीक है, बस हमें m की वैल्यू ही चाहिए होती, लेकिन ये तो प्रवणता है, लेकिन हमें क्या चाहिए थी, हमें लंब रेखा की प्रवणता चाहिए थी। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, लंब रेखा की प्रवणता, लंब रेखा की प्रवणता वो क्या होती है, m डैश इज इक्वल्स टू माइनस का 1/m। ठीक, अब यहाँ से क्या m डैश इज इक्वल्स टू माइनस का 1/m और m की जगह क्या लेना है 1/7 पूरा। अब 7 यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब माइनस का 7, जो m डैश रहेगा वो माइनस का 7 रहेगा। अब हमारे पास जो फार्मूला है, अच्छा हमारे पास जो बिंदु है, बिंदु हमें क्या लेने हैं, x अक्ष पर 3 अंतःखंड। इसका मतलब यहाँ क्या लिखेंगे कि x अक्ष पर 3 अंतःखंड। ठीक है, x अक्ष पर 3 अंतःखंड, इसका मतलब क्या है, अर्थात जो y है वो 0 रहेगा। y x अक्ष पर 3 अंतःखंड कट हो रहा है, इसका मतलब क्या, y 0 रहेगा। तो जो हमारे x1 y1 या x0 y0, इसको लिख लेते हैं x0 y0, जो हमारे पास पॉइंट रहेंगे, जो बिंदु रहेंगे वो क्या रहेगा, 3,0 रहेगा। अब समीकरण, तो लंब रेखा का समीकरण हमें इसमें बनाना था। तो लंब रेखा का समीकरण फार्मूला क्या होगा, y माइनस वाई जीरो और यहाँ पर m डैश हो जाएगा और यहाँ से x माइनस एक्स जीरो, बस ये फार्मूला है, इसमें वैल्यू रखना, आंसर आ जाएगा। यहाँ से y माइनस वाई जीरो और वाई जीरो के लिए क्या 0 रहेगा, इज इक्वल्स टू m डैश, और m डैश हमारा कितना आया है माइनस का 7, तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस का 7, यहाँ से x माइनस और यहाँ पर कितना 3 लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ 0 ये खत्म हो जाएगा तो y बराबर माइनस का 7x और 7 की जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 21 आ जाएगा। अब इनको ना इस तरफ ले आते हैं तो ये 7x जब इस तरफ लाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, 7x ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, और 21 को भी इस तरफ ले आते हैं तो माइनस का 21 इज इक्वल्स टू 0। कुछ इतना हमारा समीकरण बन के आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8 है रेखाओं 3x + y = 1 और x + √3y = 1 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। दो रेखाएं दे रखी, बीच का कोण ज्ञात करना है। ठीक, तो tan थीटा वाला फार्मूला लगेगा। tan थीटा = m2 - m1 अपॉन में क्या 1 + m1 m2 मॉड ऑफ के साथ ये लिखते हैं फार्मूला। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको क्या करेंगे, प्रवणता रूप में चेंज कर लेंगे, यानी कि m की वैल्यू निकालेंगे इन दोनों इक्वेशन से। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इसको कैसे लिखना है, y इक्वल्स टू, ये जो समीकरण लिखी इसको कैसे लिखना है, y इक्वल्स टू ये जो √3x है ना इसको इस तरफ ले जाएंगे तो -√3x और यहाँ से +1 ऐसे लिखा रहेगा। ठीक, अब यहाँ से क्या इसकी तुलना करेंगे, y = mx + c से तुलना करेंगे तो y m का मान क्या आ जाएगा -√3। ठीक है, अब यहाँ इक्वेशन नंबर 1 और 2 ना लिखे, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि m का मान क्या रहेगा -√3। इससे तुलना कर रहे हैं तो यहाँ m का मान -√3। ठीक है, या इसको m1 मान लेते हैं, इसको m1, ओके, इसको हमने m1 ले लिया। अब यहाँ से जो दूसरी इक्वेशन है, यहाँ से क्या y बराबर, और इसको पहले √3y = टू, और ये x यहाँ ले जाएंगे तो माइनस का x हो जाएगा, -x + 1। ठीक है भाई, इसको भी तो हमें प्रवणता रूप में लिखना है। तो यहाँ से y = टू, अब जो ये √3 है ना ये अपॉन में जाएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो यहाँ से -1/√3 हो जाएगा x, और यहाँ से 1/√3, कुछ इतना हो जाएगा हमारे पास। अब इसको y बराबर mx + c, यहाँ m2 लिख लेते हैं, m2x + c से तुलना करेंगे तो यहाँ m2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -1/√3। तो m1 का मान आया है -√3 और m2 का मान आया है -1/√3। हमारे पास m1 और m2 के मान आ गए। अब हमें फार्मूला लगाना है। फार्मूला कौन सा लगेगा, ये मैं फार्मूला यहाँ पर लिख देती हूँ, ये मैं पिछले एक्सरसाइज में आपको फार्मूला बता चुकी हूँ। ठीक है, तो tan थीटा = m2 - m1 और अपॉन में 1 + m1 m2, ये फार्मूला होता है। ये मॉड ऑफ के साथ लिखते हैं। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसको मॉड ऑफ के साथ लिखा जाता है। ठीक, अब यहाँ पर मान रखेंगे क्या, tan थीटा = और यहाँ से m2 - m1, देखिए m2 हमारे पास क्या है, ये -1/√3 -m1, और m1 के लिए -√3, लेकिन माइनस पहले से है, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, और अपॉन में 1 + m1 m2, और m1 के लिए हम क्या लिखेंगे, क्या -√3, ये -√3 मल्टीप्लाई, और यहाँ से m2 का मान भी है -1/√3, तो कुछ इतना हमने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो tan थीटा = अब देखिए यहाँ पर 1 मान लेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा √3। ठीक, तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई -1, और √3 की √3 से हो जाएगा तो कितना 3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, यहाँ पे 3 बन रहा है, और ये √3 जो है यहाँ ऐसे लिखा रहेगा मॉड ऑफ। अब यहाँ से क्या, यहाँ से 1 प्लस, अब ये माइनस इस माइनस को क्या प्लस कर देगा, तो यहाँ तो ये प्लस ही रहेगा, और ये √3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर गुणे का निशान है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ से क्या बचेगा, ये वाला 1, तो ये 1 और 1 मिला के कितने हो गए, 2 हो जाएंगे। ठीक, तो अगले स्टेप में करते हैं, या फिर यहीं पर कर देते हैं। अच्छा, ये जो है आपस में घटेंगे तो 2 बचेगा, वो भी प्लस का, और यहाँ √3 और यहाँ से भी 2। अब ये वाला 2 जो है इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि इसके नीचे 1 मान ले, अब ये वाला 1 यहाँ जाएगा और ये वाला 1 ये गुणे में जाएगा, ये वाला 1 यहाँ गुणे में, ये वाला 2 यहाँ गुणे में। ठीक है, जिसको नहीं पता है तो वो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या, tan थीटा = ये 1 की मल्टीप्लाई 2 से तो 2 आ जाएगा, और यहाँ 2 की मल्टीप्लाई √3 से तो 2√3 आ जाएगा। अब 2 से 2 हो गया कैंसिल। ठीक, तो यहाँ से क्या है हमारे पास 1/√3, लेकिन अभी ये मॉड के अंदर है। अब जब यहाँ से मॉड हटाएंगे, मॉड खोलेंगे तो होगा क्या, यहाँ से tan थीटा = +-1/√3। तो यहाँ से दो कंडीशन बनेंगी, दो केस बनेंगे। तो केस फर्स्ट हमारे पास, केस फर्स्ट रहेगा कि tan थीटा = +1/√3, और यहाँ से दूसरा केस क्या रहेगा, केस सेकंड रहेगा कि tan थीटा = ठीक है, केस सेकंड रहेगा tan थीटा = -1/√3। दो कंडीशन बन रही है। अब यहाँ से क्या, tan थीटा = और ये 1/√3 ये tan 30 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 30, इसका मतलब थीटा = 30 डिग्री। एक आंसर तो आएगा 30 डिग्री, एक आंसर ये हो गया। दूसरा आंसर यहाँ केस सेकंड से, यहाँ से क्या, tan थीटा = अब यहाँ -1/√3 है, इसका मतलब ये वैल्यू किसकी होती है, ये होती है 150 की। ठीक है, 150 की वैल्यू होती है 1/√3 माइनस का। ठीक, तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी ये होगी कितनी, 150, और ये एक आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, और ये जो वैल्यूज है ना कि 150 की वैल्यू, ये जो बड़ी वैल्यू है 90 की जो अबव वैल्यू होती है, बड़ी वैल्यू, ये मैंने आपको जब आपको त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ाया था उसमें बहुत अच्छे से समझाया था कि ये वैल्यूज कैसे निकालते हैं। तो जिसको नहीं पता है ये आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि ये बड़ी वाली वैल्यूज कैसे निकाली जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। अब दोनों आंसर एक साथ लिख सकते हैं, थीटा = एक तो 30 डिग्री और दूसरा 150 डिग्री। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ओके।
क्वेश्चन नंबर 9 है बिंदुओं h, 3 और 4, 1 से जाने वाली रेखा, ठीक है। तो इनसे होकर जाने वाली रेखा मतलब यहाँ से हमें प्रवणता निकालनी पड़ेगी। तो इनसे होकर जाने वाली रेखा और रेखा क्या है 7x - 9y - 19 बराबर 0 को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। तो h का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से एक प्रवणता निकालेंगे और यहाँ से एक प्रवणता निकालेंगे। यहाँ से m1 का मान, यहाँ से m2 का मान। तो अगर ये समकोण है तो समकोण होने के लिए जो प्रतिबंध बनता है वो क्या बनता है m1 × m2 = -1। ठीक, तो फिर h का मान वहां से निकल के आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जो बिंदु दे रखे हैं पहले इनसे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण लिखेंगे। तो यहाँ से x1 y1 हमारे पास क्या रहेगा h, 3 ये x1 y1 रहेगा, ठीक है। ये x1 y1 रहेगा और ये क्या रहेगा हमारे पास x2 y2। तो यहाँ जो x2 y2 रहेगा वो रहेगा 4, 1। ठीक, तो पहले इनसे होकर जाने वाली रेखा बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे कि h, 3 व 4, 1 से होकर जाने वाली रेखा, होकर जाने वाली रेखा, ठीक है। तो इनसे होकर जाने वाली रेखा क्या y - y0 या y - y1, ठीक है। यहाँ से y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 और यहाँ से x - x1 ये समीकरण होता है। इसमें वैल्यू हमें पुट करना है। तो यहाँ से y - y1 और y1 के लिए हम क्या लिखेंगे 3 क्योंकि ये y1 है। यहाँ से y - 3 = y2 - y1। y2 क्या है 1 और y1 क्या है 3। तो यहाँ से 1 - 3 x2 - x1, x2 क्या है 4 और x1 क्या है h। तो यहाँ से 4 - h कुछ इतना आ रहा है। फिर यहाँ से x - x1 और x1 के लिए क्या है हमारे पास h। तो यहाँ से h लिख देंगे। ठीक, कुछ इतना लिखा हमने। अब यहाँ से y - 3 = अब यहाँ से देखिए क्या, यहाँ से इनको जब आपस में घटाएंगे तो माइनस का 2 और यहाँ से 4 - h और ये x ऐसे ही लिखा रहेगा और ये माइनस का h। अच्छा, ये ब्रैकेट में है। ओके, अब ये जो 3 है ना 3 को इस तरफ ले जाएंगे। ठीक, तो y = -2 4 - h x, इसकी मल्टीप्लाई x से हो गई और इसकी मल्टीप्लाई ना इस h से भी होगी। तो यहाँ पर ये माइनस मिला के पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा 2h अपॉन में 4 - h, ठीक है। और ये 3 है 3 को इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। यानी कि ये y है ये m है और c पार्ट पूरा इतना है, ठीक है। c पार्ट पूरा इतना रहेगा। तो यहाँ से क्या, अब y = mx + c से तुलना करने पर, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। y = mx c से तुलना करने पर इसका कंपेयर कर रहे हैं। तो m की वैल्यू यहाँ से ये आ रही है, ये c की वैल्यू, लेकिन हमें तो सिर्फ m की वैल्यू चाहिए। इसको ना m1 मान लेते हैं। तो m1 की वैल्यू जो आएगी माइनस का 2/4 - h, कुछ इतनी वैल्यू m1 की आ रही है। अब जो ये वाली एक रेखा थी, ठीक है, एक और रेखा थी हमारे पास, इससे भी हमें m2 की वैल्यू निकालनी है। तो पहले इसको प्रवणता रूप में लिखेंगे। तो कैसे, अब देखिए यहाँ हमें क्या दे रखा है 7x - 9y - 19 = 0। तो माइनस का 9y यहीं रहेगा, 7x को वहां ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा हमारे पास माइनस का 7x और 19 को वहां ले जाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ से जब माइनस हटाना है तो क्या करेंगे, सारे के सारे माइनस चेंज करेंगे। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस, यहाँ जो माइनस इसको प्लस कर देंगे और जो यहाँ प्लस है ये हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से 9y = 7x और ये क्या हो जाएगा माइनस का 19। अब y = 7, ये जो 9 है ये अपॉन में जाएगा तो 7/x, यहाँ से क्या 19/9, कुछ इतना हो रहा है हमारे पास। यहाँ से भी क्या, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। तो y = m2x + c, ठीक है। y = m2x + c से तुलना करने पर, इसकी तुलना किससे कर रहे हैं m2x + c से तुलना करने पर। ओके, तो m2 की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी 7/9, ठीक। तो यहाँ क्या लिखेंगे 7/9, हमारे पास m2 की वैल्यू आ गई। अब हमें ये बोला था कि ये दोनों समकोण हैं। अगर ये रेखाएं दोनों समकोण हैं इसका मतलब समकोण पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक। तो समकोण प्रतिच्छेद कर रही है तो इसका मतलब ये है कि जो m1 m2 है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए -1, m1 × m2 -1 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यदि समीकरण फर्स्ट व सेकंड समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं तब उस कंडीशन में क्या बनेगा कि m1 × m2 = -1, ये कंडीशन होनी चाहिए और ये फार्मूला होता है। ये मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो ये कंडीशन बननी चाहिए हमारे पास। अब यहाँ से m1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, ये क्या माइनस का 2 4/h गुड़े, यहाँ इंटू का मतलब गुड़े m2, और m2 की वैल्यू हमने क्या निकाल के रखी है ये 7/9। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 7/9 = -1। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से क्या 7 दूनी 14 तो माइनस का 14, ठीक है।
9 की 4 से करेंगे तो 9 4 जा 36 और माइनस 9 का h से तो 9h इज इक्वल्स टू -1। अब यहाँ से ये माइनस इस माइनस से हो गया कैंसिल। यहाँ से 14 इज इक्वल्स टू ये वाला पोर्शन यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 36 माइनस 9h ऐसे ही लिखा रहेगा। अब यहाँ से 9h को इस तरफ ले आते हैं तो पॉजिटिव बन जाएगा और 36 ऐसे लिखा रहेगा। 14 को वहां ले जाते हैं तो माइनस का 14 बन जाएगा। तो 9h इज इक्वल्स टू, इसको आपस में घटा देंगे, यहाँ 2 और यहाँ भी 2, 22 आ रहा है हमारे पास, ठीक। तो जो हमारा आंसर आएगा, जो h की वैल्यू हमको पूछी थी वो क्या, 22/9, ये आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु x1 y1 से जाने वाली और रेखा ax + by + c = 0 के समांतर रेखा का जो समीकरण है वो ये आएगा। ये हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है, ठीक। तो ax - x1 + by - y1 = 0। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, वो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 की तरह ही है, ठीक है। यहाँ पर भी ये बोला था, एक रेखा दे रखी थी, बिंदु दे रखे थे और ये बोला था कि इनसे जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें पहले से ही पता है कि ये आंसर आने वाला है। सिद्ध करने का मतलब पहले से ही हमें पता होता है कि ये आंसर आने वाला है, ठीक। तो जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 6 किया था ना, वैसे ही करेंगे। अब यहाँ से क्या, जो ये रेखा दे रखी है, रेखा हमें दी है ax + by + c = 0। इसको ना पहले इसमें से m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको हमें ढाल अंतःखंड के रूप में लिखना पड़ेगा। तो कैसे, by = by तो यही रहेगा, ax को वहां ले जाएंगे तो माइनस का ax और c को भी यहाँ ले जाएंगे तो माइनस का c हो जाएगा। यहाँ b = माइनस का a, b यहाँ से हटाएंगे तो माइनस का b/a कुछ इतना हो जाएगा। यहाँ से c/b, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसकी ना तुलना करेंगे किससे, y = mx + c y = mx + c, ठीक है। बराबर नहीं है, इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 व 2 से इतना लिख देते हैं। तो m की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस का a/b। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, m = माइनस का a/b। ये हमारे पास प्रवणता m का मान आ गया। हमें बिंदु दे रखे हैं क्या, x1 y1, ठीक है। ये हमें बिंदु दे रखे हैं x1 y1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि x0 y0, ठीक है। ये बिंदु है x1 y1, जो हम x0 y0 मानते हैं, ये हमको x1 y1 दे रखा है, ठीक। तो हमें क्या निकालना था, हमें समीकरण बनाना था। तो यहाँ पर समीकरण क्या हो जाएगा, y - y0 = 2, ठीक है। y - y0 = और यहाँ से क्या, m और x - x0, ये तो फार्मूला होता है, इसमें मान रखना है। तो y - y0 और y0 की जगह हमें क्या दे रखा है, y1, ठीक है। ये y0 की जगह हमें दिया है y1, तो यहाँ y1 लिखेंगे। तो अब यहाँ m की वैल्यू माइनस का a/b और यहाँ x - x0 की जगह x1 हमको दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ से y - y1, ये b जो है यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो b यहाँ आ जाएगा बराबर माइनस का ax - x1। अब ये वाला टर्म इस तरफ ले आएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो इसको इस तरफ ले आते हैं तो क्या बनेगा, ax - x1। अब ये वाला टर्म लिख देंगे प्लस by - y1 = 0, ठीक। और यही चीज हमें प्रूफ करा रहे थे, ठीक है। यही चीज हमें प्रूफ करा रहे थे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आंसर ना लिखकर यहाँ पर प्रूफ लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इन्होंने हमें प्रूफ करवाया है, पूछा है हमसे, ठीक। तो जो ये हमें प्रूफ करा रहे थे, ax - x1 + by - y1 = 0, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने पार्ट 1 में कंप्लीट कर दिए हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से मैं पार्ट 2 में कंप्लीट करूंगी, ठीक है।